हेलो भाई लोगों, तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए। बात याद रखना, ठीक है? आप ही लोगों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग एक्सीलरेट बैच शुरुआत से ले रहे हैं, खासकर उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई होप कि आप लोग आज का ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे, और मेरी यही आपसे एक बहुत ज़्यादा कहने वाली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना। ओके, तो चलिए आज चालू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भाई क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने का अपन को पढ़ने का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जैसा कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा, पहला चैप्टर कौन सा था? सम बेसिक कंसेप्ट। वीडियो भी पढ़े हैं यूट्यूब पर अपन के हमारे, ठीक है? और हमारे पढ़े हो ये भी कोई जरूरी नहीं है किसी दूसरे का पढ़ा, दैट्स ओके, इट्स ऑलवेज ऑल राइट, ठीक है? ये भी ठीक है। अगर आपने उधर पढ़ा था तो पढ़ा लिया होगा कि एक एटम होता है, एटम के बारे में जान लिया होगा कि एटम हमारी सबसे स्मॉल एंटिटी होती है। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कैसा दिखता है मेरे दोस्त? भैया चल क्यों नहीं रहा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? आज क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है भाई? ओके, सब तैयार हैं? अच्छा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड यूनिट अपने एनसीईआरटी बुक से, और 1 मिनट इसका वेस्ट हो चुका है। 1 मिनट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमें पढ़ना शुरुआत करना चाहिए, ठीक है? तो इसके अंदर मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ 10 से 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट लगेंगे, आई नो। उसमें हम बेसिक बातें करेंगे जो कि एनसीईआरटी ने 2020 के लिए हटा दिया है। जो लोग 2021 में देख रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट हो वीडियो, मैं ये करना चाहता हूँ। उसके आगे भी देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो सफिशिएंट हो, बस मेरा यही एक मोटिव है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर देखिए, ये जो एटम वर्ड है ये ग्रीक और इंडियन फिलोसफर्स ने प्रपोज किया था। आई नो कि आपने वो वीडियो देखा होगा, ठीक है? वीडियो देखे होंगे, एक सीरीज थी वो, ठीक है? एक्सीलरेट में आपको 1 शॉट्स मिल रहा है जो कि आपको चाहिए थे, ठीक है? आप लोगों को यही चाहिए था, तो यही आ गया, ठीक है? तो वर्ड जो एटम है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से एटोमियो, ठीक है? जिसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल। ओके, तो ये जो एटॉमिक थ्योरी थी ये दी थी डाल्टन ने, और डाल्टन कुछ चीज देना भूल गए थे, ठीक है? कुछ चीज देना भूल गए थे, मतलब उन्होंने ये कहा था कि नॉन डिविजिबल होता है। और जब हमने आगे की स्टडीज करी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे, तो हमें पता चला कि एटम नॉन डिविजिबल नहीं होता। एटम के अंदर भी कुछ एंटिटीज होती हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भाई साहब होते हैं, प्रोटॉन भाई साहब होते हैं, न्यूट्रॉन भाई साहब होते हैं, और इन तीनों भाई साहब से बनता है हमारा एटम। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये भी टूट नहीं सकता तो ये भी गलत है, ठीक है? इसके भी अंदर और चीजें होती हैं। अच्छा, आगे आप ये चीज पढ़ेंगे, है ना? 12th में पढ़ेंगे। ये सेम चैप्टर कॉपी करेगा 12th फिजिक्स में, जो कि मैं आपको और अच्छे से कराऊंगा, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, क्वांटम फिजिक्स में आएगा। अभी तो 11th चल रहा है, तो 11th में मजे लो ना। एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस। वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से जो हमें पता चला कि अंदर स्ट्रक्चर क्या क्या है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से ये चीज हमें सारी पता चली। और ये दिया किसने था? इसे देने वाले और कोई नहीं, सबसे पहले काम किया था इस चीज का मिचेल फैराडे ने। आई होप आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, 10th में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है? तो ये नोट्स मेरे खुद के हैंड रिटन हैं, आप ये ना सोचें कि मैं किसी दूसरे से लेके आया हूं फिर मैंने आपके लिए लिखे हैं, ठीक है? ये मैंने आपके लिए लिखे हैं, और आई होप कि इसकी आपको और एक बुक भी मिल सकती है, ठीक है? कोई गारंटी नहीं है, मिल सकती है, ठीक है? ओके, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये थोड़ा सा पतला पतला हो गया है, तो आप इसे थोड़ा याद रखेंगे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, और लिखने वाला टाइम नहीं आ रहा, 1 मिनट जरा। ओके, केम ऑन गाइस, दोबारा से देखिए, मैं कह रहा हूं अब हम मेरे को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस करना है। अब इसे बाहर में जाने दीजिए, ठीक है? इसे हेल में जाने दीजिए नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, ठीक है? हो जाता है कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके, सो 1830 में मिचेल फैराडे साहब ने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी पास किया एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब से,
जिससे उन्हें पता चला कि कुछ मैटर का लिबरेशन होता है। क्या होता है? मैटर का लिबरेशन होता है इलेक्ट्रोड्स पर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इस तरीके का एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ करता था। मैं इसे ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि 2020 में काट दिया है और ये वीडियो मेनली उन्हीं के लिए है, ठीक है। क्रैक 2020 एक्सीलरेट बैच है ना, उन्हीं लोगों के लिए है ना, और किसी के लिए तो नहीं है। अच्छा, तो जो मिड 1850 था उसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने स्टार्ट किया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बारे में पढ़ना, और उन्हें कुछ पता चला कि जब एक जगह से जब हम इस तरीके से पास करते हैं ना, ऊपर की तरफ एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ हमने, स्ट्रक्चर याद रखना, ऊपर की तरफ वैक्यूम पंप, और इधर से क्या लग रहा है भैया? सर्किट लग रहा है, और ये क्या है? एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है। इसे कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव वाले की तरफ नेगेटिव वाले के चलते हैं, यू कैन सी हियर, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने लगते हैं। और हमें ये एक्सपीरियंस कैसे होता है? पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी होती है जिस पर जब ये टकराते हैं तो एक ब्राइटनेस तरीके का, एक तरीके से आप समझ सकते हो, एक चिंगारी उठती है। आपने देखा होगा ना चिंगारी क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर भी मैंने एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर भी बताया था, जब भी हम एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ बेल्डिंग वाला एक केस बताया था, है ना, हाइड्रोजन चैप्टर में एक्सेलरेट बैच के, अगर आपने देखा है तो ओके। सो मेरे पास क्या है कि मैंने इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फेंका, तो इधर क्या हो रहा है भैया? फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जाके क्या हो रहा है? चिंगारी उठ रही है, ब्राइट स्पॉट्स बन रहे हैं। उसी चीज से हमें पता चला कि वहां पर कुछ है, ठीक है। हमें ये पता चला कि वहां पर कुछ है। और ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ये यूज किस में होती है भाई? यूज किस में होती है? याद रखना, जो आपकी टीवी है, टीवी, उनके अंदर ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज होती है, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया। तो इसके रिजल्ट्स वगैरह यही हैं, ठीक है। कोई ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना हमें, वरना ये एक बहुत बढ़िया थ्योरी आप नीचे पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया है, मेरे को लग रहा है कि मैंने नहीं दिया है ना, वरना मैं कोशिश तो करूंगा। मैंने एक प्लान में चेंज लाया हूँ एक्सेलरेट के प्लान में, कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपको पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के साथ मिलेगा, वो चीज बस चेंज हो रहा है। आपको हर वीडियो के साथ पीडीएफ का लिंक नहीं मिलेगा, आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में पीडीएफ के लिंक्स मिल जाएंगे, है ना। बढ़िया चांस है। ओके, तो आगे देखो। हाँ, कहां तक पहुंचे थे हम? ये हमने ये कैथोड रे ट्यूब के बारे में पढ़ा। हाँ, इधर ये याद रखना, जो कैथोड रेज होती है उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये सारी थ्योरी एनसीईआरटी में भी भर भर के रखी हुई है। ओके, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जे थॉमसन, नाम सुना होगा। उन्होंने मेजर किया था रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किससे मेजर किया था? कैथोड रे ट्यूब से। और उन्होंने क्या किया, आप यहां पर देख सकते हैं, इस तरह से ये फेंका और उन्हें पता चला कि ए पर क्या है? केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्ट कर रही है, बी पर कोई फील्ड नहीं है, सी पर मैग्नेटिक फील्ड है। इसी कारण से वो नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसे आप लॉजिकली भी देख सकते हैं कि अगर ये प्लस माइनस से जाएगा तो एक्स एक्सिस में घूम जाएगा, है ना, और नॉर्थ साउथ से जाएगा तो वाई में घूम जाएगा। और वैसे समझ सकते हो ना कि इस तरीके से ये प्लेट यों रखा है और इधर से एक रे आ रहा है, तो वो ऐसे गया, एक यों गया, समझ रहे हो ना। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पर मास रेशियो आपको पता चला 1.76 इंटू 10⁻11। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले सुन लें। इसका चार्ज याद रखो, चार्ज तो आपको पहले से याद होगा, लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है 9th में, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻−19, 1.6 इंटू 10⁻−19। कैसे पता चला? वो इससे पता चला दोस्त, इससे पता चला एक एटमाइजर लगा हुआ है, इधर से हमने ऑयल के कुछ ड्रॉपलेट्स छोड़े। एटमाइजर मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, याद होगा आपको, है ना, फ्लूइड में पढ़ाया है, फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को रिलेट करके चलोगे ना तो मजा आएगा, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट मत समझो। यहां से मैंने क्या किया कि इसे दबाया तो इधर से पिचकू करके थोड़े से ऑयल ड्रॉपलेट्स गिरे, वो नीचे जाके गिरे, तो इधर से एक एक्सरे डाला, इधर से टेलीस्कोप लगाया, नीचे नेगेटिव प्लेट, ऊपर पॉजिटिव प्लेट। इससे हमें कुछ ऐसा पता चला, ठीक है। साइंटिस्ट थे भैया, एक नाम था उनका, नाम बता देते हैं आपको, मिलिकान।
ओके, सो डिस्कवरी प्रोटॉन का भी हो गया, न्यूट्रॉन का भी हो गया, सेम एज वेल। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा, डिस्कवरी हो गया प्रोटॉन का भी, न्यूट्रॉन का भी, सबका डिस्कवरी हो गया। ओके, न्यूट्रॉन चैडविक ने खोजा था, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने खोजा था, ये चीज तो याद ही रख लोगे। न्यूट्रॉन चैडविक का है, प्रोटॉन रदरफोर्ड का है, न्यूक्लियस रदरफोर्ड का है। ठीक है, अब भाई एटम के दो मॉडल्स आते हैं, जिसमें थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से आता है कि अगर आपके पास एक तरबूजा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा, उसे काट के जिस तरीके से बीज होते हैं उसके बीज, ठीक है, सीड्स, ज्यादा अंग्रेजी वाले मत बनो, ज्यादा इंग्लिश मैन मत बनो। ठीक है, तो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, उन सीड्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि वो सीड्स इलेक्ट्रॉन है, बाकी का बचा हुआ प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन तो नहीं कहा उन्होंने, उस टाइम पर प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। बात ये है मेन, उधर क्या था, वो कह रहे थे कि जो बाकी का बचा हुआ है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। 11 मिनट चलेंगे दोस्त। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, टाइम का भी याद रखना है, हमें 1 घंटे से कम पर ये वीडियो खत्म करना है, तभी मजा आएगा। ठीक है, और पूरा कंसेप्ट भी देना है ना। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो वो 0.5 पर देख सकता है, 0.75 पर देख सकता है, एज वो चाहे जैसा। ठीक है, तो मेरे पास है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, ये पूछा जाता था पहले, अब तो नहीं पूछा जाता कि गोल्ड फॉइल क्यों ली, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो हमने उधर से क्या किया, हीलियम के आयंस को निकाला, हीलियम प्लस के आयंस को, अल्फा पार्टिकल कहते हैं उन्हें, अल्फा पार्टिकल हमने निकाला और एयू से पास कराए। तो आपको पता होगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस बनता है, जो कि मैं यहां पर बना नहीं पा रहा। ठीक है, मैं बना नहीं पा रहा, मुझे स्मूथ ड्रॉ में जाना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो मैं यहां पर आपको बना के दिखा सकता हूं, बट मेरे को यहां भी पेन नहीं मिल रहा। नो, आई डोंट हैव पेन इन दिस। ओके, सो लेट्स डू इट। ठीक है, करते हैं। थोड़ा सा इधर होगा शायद, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, पॉइंटर ऑप्शन पे। ओके, सो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का था कि यहाँ पर एक ये पड़ा हुआ है और ये गोल्ड का फॉइल है, यहाँ से मैंने रेज पास किए। तो मुझे देखना क्या है कि मेरे पास एक गोल्ड का फॉइल है, इसमें से रेज कैसे जाएंगे। तो कुछ रेज ऐसे जा रहे थे सीधे सीधे, है ना, कुछ रेज सीधे सीधे जा रहे थे, कुछ रेज जा रहे थे 180 डिग्री से बेंड होके, कुछ रेज ऐसे बेंड होते जा रहे थे। तो मतलब हमें कहने का मतलब ये था कि उन्होंने पता लगाया कि जो एक जगह से ऐसे जा रहे थे कुछ रेज, वहां पर न्यूक्लियस है। बस मेरा क्या है, इस चीज को बताने का यही मकसद था। ओके, सो कम गाइस, दोबारा से इसके रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो। इधर क्या क्या है कि उन्होंने पता लगाया कि कुछ अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं, कुछ स्मॉल एंगल से जा रहे हैं और एक जगह से 180 से जा रहे हैं। तो उधर से उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास न्यूक्लियस है। ओके, ठीक है, और इन्होंने एक क्या कहते हैं उसे, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि बीच में जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बगल के सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है। ठीक है, जैसे कि सन और प्लैनेट्स होते हैं, है ना, उस तरीके से उसे खींच के रखता है। उसके बीच की डिससिमिलरिटीज पहले पूछी जाती थी, अब तो पूछी नहीं जाती, आगे पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे पूछी जा सकती है, मेंस में पूछी जा सकती है, मेंस में तो नहीं पूछी जा सकती। हाँ, हमें पागल मत बनाओ। सन और जो प्लैनेट्स होते हैं वो बड़ी बॉडीज होती हैं और जो एटम है वो बहुत छोटा बॉडी है। एटम और न्यूक्लियस बहुत छोटा बॉडी है। और सुनो, सोलर सिस्टम के अंदर जो है ना वो रिवॉल्यूशन जो होता है वो किससे होता है, ग्रेविटेशन फोर्स से, यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इसके ड्रॉबैक्स आते हैं जो कि आपने 9th क्लास में पढ़े थे, इसलिए सीबीएसई ने पार्ट काट दिया है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी होती है जो कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड लगातार लगातार लगातार, तो क्या होगा कि वो डूब के गिर जाएगा न्यूट्रॉन में और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, लगातार ऐसा करता रहेगा तो वो घूमते 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 नीचे गिर जाएगा। ओके ओके, सो ये इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन गया। और फिर उसके बाद इन्होंने अब आती है बोर की मॉडल की बात। ठीक है,
और यहाँ से हमारा रियल कोर्स चालू होता है। देखो मैंने 15 मिनट कहा था और 15 मिनट जा चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड इन सच मैनर, इस तरीके का आप देख सकते हो कि ऊपर ए लिखा है, नीचे जेड लिखा है। जेड हमारा एटॉमिक नंबर, ए बराबर मास नंबर। ओके, तो यहाँ पर जो एटॉमिक स्पीशीज होती हैं वो किस किस तरीके की होती हैं? आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं, ठीक है, और आइसोडाइफर्स भी होते हैं। मुझे लगता है कि आपको दो चीजों के बारे में ही पता होगा, जिसमें से पहला आइसोटोप है, दूसरा आइसोबार है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शायद ही आपको पता होगा, वैसे ये पता होगा आपको कि जिनके अंदर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और आइसोटोन्स के बारे में भी शायद आपको पता होगा कि इनका जो है ना वो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। आइसोडाइफर तो मुश्किल ही पता होगा, हाँ आइसोडाइफर नहीं पता। ओके, सो आइए, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहीं से न्यूमेरिकल बनता है, यहां से बनेगा या बोर मॉडल में से न्यूमेरिकल बनेगा। उसके बाद हलवा है, ठीक है, हलवा हम खा लेंगे, बस इधर से न्यूमेरिकल बनेगा और न्यूमेरिकल काम खराब कर देगा, है ना। तो इधर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आप याद रखेंगे, प्रॉमिस मी आपको याद रहेंगे वो फॉर्मूलाज, ठीक है। ओके, सो कम हियर। तो मेरे पास क्या है कि ईएमआर और जो स्पेक्ट्रम होते हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया बोर के एटॉमिक मॉडल के अंदर, ठीक है। तो एक जो ईएमआर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो दो तरीके का होता है, एक तो वेव और एक पार्टिकल, मतलब कि ड्यूल नेचर का होता है वो भी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। जो हमारे क्लार्क मैक्सवेल साहब है, मैक्सवेल साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, नाम तो सुना ही होगा उनका भी। इन 1856 showed that radiant energy has wave properties are called electromagnetic wave और electromagnetic radiations, ठीक है, इन्हें ही ईएमआर कहते हैं। ओके, वेव प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पर देखो यूं जा रहा है सीधा सीधा, शिक 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 शिक, उसे किसी की परवाह नहीं है। चलो इधर आ जाओ, वो कैसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उधर से कैसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यूं जा रहा है, ठीक है, वेव में जा रहा है। वेव का पूरा वीडियो आएगा, अभी नहीं आया है, आई नो, ठीक है, वेव का पूरा वीडियो आएगा। वेव नेचर पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, ठीक है, कवर कराऊंगा उसे भी। मेरे पास क्या है, ये जो हाइट है इसे हम एम्पटीट्यूड कहते हैं, मैं वर्ड्स बताना चाह रहा हूं, इसे एम्पटीट्यूड्स कहते हैं, ठीक है, इसे एम्पटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और ये जो क्रेस्ट और ट्रफ के या फिर क्रेस्ट के बीच में डिफरेंस कह लो, ठीक है ना, ये ऊपर वाले को हम कहते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले को ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड लैम्डा, विच इज अ वेवलेंथ, ठीक है, विच इज अ वेवलेंथ। और वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यू ऑल नो, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो स्पीड लगेगी सी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड लगेगी, लाइट की स्पीड लगेगी। ओके, अंडरस्टैंड। तो चलो दोबारा से आ जाओ, ये रहा। ओके, सो नाउ केम टू द, दोबारा से एक और पॉइंट कि इधर ये जो है ना वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों तरीके का फील्ड दिखाता है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यू ऑल नो कि हमारे पास एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन होते हैं, तो हमने देखा एक्स और जेड के अंदर जो एक वेव बन रहा है वो क्या है, वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला वेव, और वाई और एक्स के बीच में एक वेव बन रहा है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेव। ओके, सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई। स्पेक्ट्रम ऑफ ईएमआर आप याद रख लो, ट्रिक है बहुत अच्छी, एक अलग से सेपरेट वीडियो भी आया है इस पर, ठीक है, यही ट्रिक मैंने बताया था। राम इज वेरी अल्ट्रा एक्स गाय इन कॉस, यहाँ पर राम में से आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, राम लिखने का मैनर याद रखना, आर ए बड़ा एम, ठीक है, बड़ा आर और बड़ा एम, जिसमें से आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेडियो वेव, एम रिप्रेजेंट करता है माइक्रोवेव, आई रिप्रेजेंट करता है इंफ्रारेड, वी रिप्रेजेंट करता है विजिबल लाइट, यू रिप्रेजेंट करता है अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रिप्रेजेंट करता है एक्स रेज, और जी रिप्रेजेंट करता है गामा, और सी से आता है कॉस्मिक। आपको ये याद रखना है बस एक वर्ड, राम इज वेरी अल्ट्रा एक्स गाय इन द कॉस, ठीक है। अच्छा, तो विजिबल लाइट का वो याद रख लेना, ठीक है, लैम्डा याद रख लेना, वेवलेंथ याद रख लेना, कितना होता है 400 nm से लेके 750 nm तक। ओके, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी चलिए पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर के बारे में, ठीक है। ये आपने क्या पढ़ा, वेव नेचर ऑफ ईएमआर। तो पार्टिकल नेचर में सबसे पहले प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आया,
इसका आया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आया। उन्होंने क्या कहा, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझाया। जो अब थर्मल सीरीज चल रहा है हमारा फिजिक्स में, उसमें आपको मैं बताऊंगा ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। ठीक है, रेडिएशन वाले पार्ट में होगा, और आई थिंक कि वो हमारा सबसे लास्ट लेक्चर भी होगा थर्मल सीरीज का। ठीक है, तो याद रखना ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या है मेरे भाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कुछ नहीं है बाबा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये है कि एक जो ब्लैक बॉडी होती है वो लगातार रेडिएट करती है एनर्जी को और लगातार एमिट करती है एनर्जी को। ठीक है, अच्छा, तो बस यही बात थी। 1900 में मैक्स प्लांक ने एक थ्योरी दिया जिसके द्वारा क्या कहते हैं कि जो एटम और मॉलिक्यूल हैं वो एमिट भी करते हैं एनर्जी को और डिस्क्रीट भी करते हैं। ठीक है, इन डिस्क्रीट क्वांटिटी, मतलब कि बहुत छोटी क्वांटिटी में एमिट करते हैं एनर्जी को। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, हमें मतलब है वो एनर्जी को एमिट करते हैं। तो उस एनर्जी का इन्होंने एक रेंज भी बताया, और आई थिंक कि यहाँ पर ये छोटा हो गया, अभी ठीक हो गया। उस एनर्जी का इन्होंने एक रेंज बताया, इज इक्वल एच न्यू। ठीक है, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, हाँ, इज इक्वल एच न्यू, जहां पर न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है। भाई आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट में देखोगे, अभी मैं बताऊंगा उसे भी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट रखो। ये जो हमारा न्यू है वो एक फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या है हमारा, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, चलो भैया उधर ही चलो, 6.26 इंटू 10⁻34। ये हमारा क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। एनर्जी जो है ना वो ऑलवेज एमिट होती है इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच म्यू के। ठीक है, एच न्यू के, सॉरी म्यू नहीं। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये भाई साहब आइंस्टाइन ने दिया था। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिम। ठीक है, मुझे वो सबसे अच्छे लगते हैं। हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आइंस्टाइन ने दिया था। उन्होंने कहा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट याद रखना, उन्होंने कहा कि अगर एक लाइट आती है और किससे टकराती है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन से टकराती है। भाई अगर एक लाइट आ रही है और वो एक इलेक्ट्रॉन से यूं टकरा रही है, सुनो बात, लाइट आ रही है इलेक्ट्रॉन से यूं टकरा रही है और उससे कुछ एनर्जी दे रही है, तो इसका मतलब वो आगे बढ़ जाएगा और इसी को कहते हैं, आगे वाली सेल में चला जाएगा। यू कैन से इट। ठीक है, आगे वाली सेल में चला जाएगा, इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं बोलो, इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आई थिंक यू विल मेमोराइज इट। ठीक है, याद रखोगे। ओके, और अगर वो जो एनर्जी थोड़ी सी छोड़ देगा बाद में, तो अपनी दोबारा से एक स्टेट कम कर देगा। ठीक है, यही होता है ग्राउंड स्टेट और स्टेट 1, जो कि आपको केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। आई होप अभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो ई है वो एच न्यू होता है, जिसमें आइंस्टाइन ने कहा एच इज इक्वल्स टू 1/λ। ठीक है, वेव नंबर में आपको बताना भूल गया दोस्त, वी बार को हम, यार ये पहले तो यार पेन अच्छा सा ले लें हैं, ये पेन ही बुरा है। हाँ, इंक कलर चेंज करते हैं थोड़ी सी, अपना फेवरेट येलो में लेते हैं। हाँ, तो मेरे पास क्या है भाई, है क्या भैया, मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास क्या है, इन्होंने कहा ये जो वेव न्यू की पावर के ऊपर बार है, न्यू बार है, इसे हम वेव नंबर कहते हैं, और ये होता है 1/λ। ये बात याद रखना। ठीक है, याद रखना, क्योंकि पहले का तो आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है और यही एक नई चीज आई है। ठीक है, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर ईच मेटल कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी हैपन्ड। समझ रहे हो मेरी बात को, इसके नीचे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हैपन नहीं होगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ गए। हाँ, तो यही है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वेव फंक्शन ऑफ द मैटर। ये तो हम बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पर सो इसे हम वेव फंक्शन भी कहते हैं मैटर का। ठीक है, वेव फंक्शन भी कहते हैं मैटर का। किसको, इज इक्वल्स टू एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी बताना भूल गया इसे मैं आपको। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है जिसके नीचे अगर हम बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट अफेक्ट नहीं करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बर्बाद हो जाएगा। उसके ऊपर जाते हैं तभी भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट काम करेगा,
और इसे हम वेव फंक्शन कहते हैं। ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, न्यू कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी कह लो। तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख रहा हूं हाफ एम ई वी का स्क्वायर, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा, है ना, ना के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास आया एच वी को यार म्यू कहो, सॉरी न्यू कहो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है न्यू, और माइनस में न्यू नॉट। इधर से आपको पता चल जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन है, आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है आइंस्टाइन। इज इक्वल एम सी स्क्वायर, हाँ वो भी दिया था इन्होंने। स्पेक्ट्रम, नया टॉपिक स्पेक्ट्रम, 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे 30 तक। लेट्स गेम गाइस। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मैं आ गया। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है दोस्त, स्पेक्ट्रम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, याद रखना नाम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है रेडिएशंस का, ठीक है। जिन लोगों ने स्पेक्ट्रम थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, है ना, रेनबो वाला, वो चीज उन्हें पता होगा। ओके, तो एमिशन स्पेक्ट्रा, जब एटम और मॉलिक्यूल इमिट करे रेडिएशन को, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, तो जब वो स्पेक्ट्रा बनेगा उसे एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, इधर जो है ना वो रेडिएशन पास करे किसी भी सैंपल से, तो कुछ वेवलेंथ क्या कर ले, स्पेक्ट्रा सॉरी जो वेवलेंथ होती है कुछ, उन्हें क्या कर ले वो क्या करेगा यार, अरे यार वेवलेंथ जो जाएंगी उन्हें क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना, कभी कभी होता है ऐसा। तो जो मिसिंग वेवलेंथ होंगी, ठीक है, मिसिंग वेवलेंथ होंगी, वहां पर एक डार्क स्पेस बन जाएगा। सही बात है कि नहीं, सही बात है, ठीक है। तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है जिसमें हमें पता नहीं चलता कि बाउंड्री किधर है, कलर्स मिले हुए होते हैं, ठीक है। कलर्स कौन से होते हैं, वेबज्ञ और याद होगा, हाँ, किसके अंदर होते हैं, वो विजिबल लाइट के अंदर होते हैं, ठीक है। बाकी का जितना भी है ना स्पेक्ट्रम, आप इंफ्रारेड का लो, यूवी का लो, सबके लिए बेकार होता है, सबके लिए इनविजिबल होता है, यू कैन से, ठीक है। कंटिन्यूअस आपको पता चल गया कि क्या है कि उधर बाउंड्री डिफाइन नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस में बाउंड्री डिफाइन होती है, लाइन सी बनी हुई होती है। ओके ओके, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमें हाइड्रोजन का पढ़ना है, तो हाइड्रोजन के अंदर 5 सीरीज आपको पढ़नी है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज, ठीक है। हेम्फ्री का आपको नहीं पढ़ना। अकॉर्डिंग टू बाल्मर सीरीज, बाल्मर जी के द्वारा 1 by लैम्डा इज इक्वल्स टू 109677, ये वाला वर्ड याद रखना, 10977। मैं यहाँ पर स्पेशली इसे डिनोट करके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसे हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं, ठीक है। फिर भाई क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे, पहले मैं सबको साफ कर देता हूँ, ठीक है। वाइट स्क्रीन पर आ जाओ, नहीं, ब्लैक पर ही अच्छा लगता है सर हमें, है, ब्लैक पर ही अच्छा लगता है सर हमें, चलो ब्लैक पर चलते हैं दोबारा, ठीक। ओके, सो देखो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है दैट इज कॉल्ड बाय RH, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर होता है ये, सॉरी रेडबर्ग कांस्टेंट, रेनॉल्ड्स नंबर कहां पहुंच गए अब भाई, रेडबर्ग कांस्टेंट है ये, ठीक है। ये होता है 109677, है ना, 677। ये एक सिंपल सा नंबर आप याद नहीं रख सकते, क्यों नहीं रखेंगे, हम याद रखेंगे 109677। फिर उसके बाद का काम इजी है, उसके बाद का काम इजी है कि एनर्जी वाला फॉर्मूला याद रख लो, ये बोर जी का काम था, उन्होंने निकाला था। E इक्वल्स टू RH, रेडबर्ग कांस्टेंट, नॉट रेनॉल्ड्स नंबर, वंस मोर रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। HC हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट में ले लिया 1 by N1 का स्क्वायर माइनस 1 by N2 का स्क्वायर। ओके डन। तो यहाँ पर N1 क्या है, N1 है लाइमन सीरीज के लिए 1 2 3 4 5 N1 डिफाइंड है, और जो N2 है वो सेल्स के नंबर है 2 3 4 5 6, ठीक है डन। ये केवल हाइड्रोजन के लिए था। तो बोर का मॉडल आता है, तो बोर साहब ने ये जो मॉडल दिया वो दिया केवल हाइड्रोजन के लिए, ठीक है डन, हाइड्रोजन के लिए दिया था इन्होंने। और इनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकता है, क्या कर सकता है, रिमूव नहीं कर सकता, मूव कर सकता है न्यूक्लियस के अंदर, स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिटल के अंदर। तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा L, वो कितना होगा, mvr के बराबर होगा, ऑल यू नो दिस, ठीक है। और वो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बराबर होगा
h/2 के मल्टीपल के, मतलब nh/2। डन। ये बात याद रखना, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2। As long as electron remain in the particular orbit, it neither emit or gain energy. This mean in a particular orbit, the energy of an electron remain constant. ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि जो ऑर्बिट होती है ना उसकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है तो उसकी एनर्जी वही होगी, है ना, उसकी एनर्जी वही होगी जो बगल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन की होगी, सबकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। मतलब कि बोर ने ये कहा कि ऑर्बिट्स होती है मतलब बात ये समझो, उनकी ऑर्बिट्स की जो है ना वो एनर्जी हमेशा फिक्स्ड रहती है। उस पर जब हम कोई क्वांटा नहीं फेंकेंगे, मतलब समझ सकते हो कि कोई भी फोटोन नहीं फेंकेंगे, फोटोन वर्ड में कहना भूल गया, फोटोन क्या होता है, फोटोन आप समझ सकते हैं कि लाइट का जो एक पार्टिकल आता है उसे हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, जब भी हम उस फोटोन को स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम उस फोटोन को स्ट्राइक नहीं करेंगे किस पे, हम उस फोटोन को स्ट्राइक नहीं करेंगे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उस पर, तो वो अपनी एनर्जी चेंज नहीं करेगा। उधर एनर्जी किसकी चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, बट जो हमारी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट है। तो ये बोर का दूसरा पोस्टुलेट। तीसरे पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि कुछ एनर्जी लेवल्स होती हैं जिन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं, सॉरी ऑर्बिटल गलती से बोल गया, ऑर्बिट्स कहते हैं। ओके, यहां पर भी दिखाया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर बाय क्वांटा और फोटोन जंप। ठीक है, फोटोन जंप अभी आपको समझाया जस्ट अभी। ठीक है, ओके, डन है। ओके, बोर के फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड। ठीक है, इन्होंने एक फ्रीक्वेंसी भी दिया कि एच न्यू बराबर E2 - E1, ये समझ सकते हो, डेल्टा ई बराबर एच न्यू। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये एच न्यू तो प्लांक जी नहीं देता था, प्लांक कांस्टेंट थ्योरी से उन्होंने बताया कि मैं न्यू निकाल लूंगा E2 - E1 देके अपॉन में एच। ओके, तो अब जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता है यार, ये वाला एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जेई में पूछा जाएगा, ये जेई में पूछा जाएगा। और मेरे हाथ में यहाँ पर बहुत जोर का लगा, आवाज शायद आपको सुनाई दिया होगा। ओके, सो ये जो है वो है V/2πr। ठीक है, V/2π, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन V/2πr, n इज इक्वल्स टू V/2πr। हाथ में बहुत तेज लगा, सही में बहुत तेज लगा। रेडिया ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स, या तो फिर इसका ये पूरा याद रखो आप, इसमें भी मैंने बहुत सारा कटापीठी कर दिया, या तो फिर आप इसका पूरा डेरिवेशन याद रखो, वरना मेरा तो मेन मोटिव है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखो। इसमें ये जो वैल्यू दे रखा है 0.529, इसे याद रखो और मल्टीप्लाई में n² तो करना ही है। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना है, जो बोर का मॉडल है केवल हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, मतलब कि जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा ये उसके लिए ही एप्लीकेबल है, इसलिए अपॉन में Z मैंने डाला है। जैसे कि मान लो आपके पास लिथियम है, चलो दूसरे पर चल के मानते हैं, ऐसे मेरे पास लिथियम है, मेरे पास क्या है, लिथियम है। ठीक है, लिथियम का +1 कह लें। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ठीक है, तो इसमें से मेरे को +2 करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। लिथियम का जो Z हो गया वो हो गया 3। ठीक है, तो अभी ये भी हाइड्रोजन की तरह ही बिहेव कर रहा है, बट जब हम इसका रेडियाई निकालेंगे तो बेकार बैठेगा, मतलब कि कुछ और बैठेगा। मे भी सवाल बन सकता है, 100% गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती। ठीक है, 100% तो आदमी की भी गारंटी नहीं होती। क्या पता कल हम आपके सामने वीडियो ही ना ला पाए, क्या पता। अच्छा देखो, मेरे पास क्या Z बराबर 3 है, तो फिर मैं अपॉन में जो Z था उसकी जगह 3 डाल दूंगा, ऊपर में n रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा 0.529। मेरे को ये वाला वर्ड आपको रटाना है, क्या है 0.529। मेरा बस यही काम है, मेरे को आपको ये वाला वर्ड याद कराना है, रटाना है 0.529। और ये किस में निकलेगा, एंगस्ट्रॉम में निकलेगा। आई होप कि आपको एंगस्ट्रॉम का मतलब पता है, 10⁻⁻10। ठीक है, इतना सारा इंफॉर्मेशन एक वीडियो में सर, अभी तो भाई आधा ही घंटा हुआ है, अभी तो बहुत बड़ा चलेगा भाई ये वीडियो। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए 2.1 × 10⁸ का मल्टीप्लाई कर देना Z/n में।
यहाँ पर देखो एन स्क्वायर बाय जेड था, याद रखना, ठीक है। मैंने भी यहाँ पर शायद एन ही लिख दिया है, एन स्क्वायर डालना पड़ेगा। हाँ, तो इधर क्या था, एन स्क्वायर बाय जेड था, इधर क्या होगा, इधर होगा जेड बाय एन, वेलोसिटी के लिए मल्टीप्लाई 2.1 इंटू 10⁸ निकलेगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। ये चीज याद रखना, हलवा है, खा लो इसे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आपको एनर्जी निकालना भी आना चाहिए। टोटल एनर्जी जो होता है -13.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाइड विद जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एम का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी है, मान लीजिए हमारे पास -k_z_e स्क्वायर डिवाइड बाय आर। उसके बाद टोटल एनर्जी हम इस तरीके से निकाल लेंगे। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, ये काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये सारी चीज आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत अच्छे से करेंगे। ये वाला जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये 1/E0 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ये सब चीज आगे देखोगे। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, बोहर मॉडल के लिमिटेशन सुन लो। फाइन स्ट्रक्चर नहीं था, 3D एग्जिस्टेंस नहीं था मॉडल का, और ड्यूल नेचर नहीं था इलेक्ट्रॉन का। बस यही मेन चीज है, ड्यूल नेचर नहीं था इलेक्ट्रॉन का। मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, जो कि एक डी बॉर्जली इक्वेशन है, जो कि मैंने आपको एक पूरा एक सेपरेट वीडियो में दिया था। बट आई विल टीच दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो। आई हैव टू complete the full chapter in this platform, that is accelerate batch। accelerate batch में पूरा चैप्टर कंप्लीट कराना है। कुछ लोग कहते हैं फिजिकल का है, ओके, ये फिजिकल का है, इनऑर्गेनिक में भी आएगा, ठीक है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, हमें पता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर होता है। इन दोनों को आपस में रखो, ठीक है। आपस में रखा, उन्होंने क्या देखा कि HC बाय लैम्डा, C से एक C मर गया, C बचा, ठीक है। तो यहां से निकल गया है MC बराबर H बाय लैम्डा, ठीक है। और अगर आपको बोहर और डी बॉर्जली इक्वेशन का आपस में इक्वल टू लाना है, तो फिर देखो बोहर ने कुछ नहीं दिया, हलवा दिया बस। क्या कहा, MC इज इक्वल्स टू H बाय लैम्डा। इतना फेमस हो गया क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये निकल रहा है, इसने वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन दे दिया। इसका मतलब इन्होंने एक वेव और पार्टिकल को एक जैसा दिखा दिया, ड्यूल नेचर बता दिया। ओके, तो बोहर थ्योरी में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2π के बराबर है, सही है। और यहाँ पर मेरा बस जो mv है, दैट इज MC, वो h बाय लैम्डा के बराबर है। तो इधर से एक रिलेशन निकलता है 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो हाँ, तो अब हमें पढ़ना है हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, किस किस चीज को इंपॉर्टेंट कहूं मैं, पूरा चैप्टर भरा हुआ है। हाफ ईयरली में इसका 15 मार्क्स का आता है, बस इसके लिए इतना सारा। हाँ, 15 मार्क्स के लिए हमें तरसाते हैं ये। उसके बाद एनुअली में तो 8 नंबर का। तो एक साइंटिस्ट थे हेसेनबर्ग, उन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी दिया था। इसका मतलब ये नहीं मैंने ये कह दिया तो अब तुम पढ़ो नहीं। अनसर्टेनिटी दिया था, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, जिससे हमें एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी पता चलता है। उन्होंने मतलब कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि जो एक एटम है उसका हम पोजीशन नहीं बता सकते, उसका हम एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता सकते। समझे? नहीं समझे? आई नो आपको नहीं आया यार। देखो, जैसे माइक्रोस्कोपिक चीजें होती है, उसके अंदर जो पोजीशन होती है वो डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। और जो मैक्रोस्कोपिक चीजें के अंदर हम वेलोसिटी को अगर देखें तो हमें पता है, हम उसकी पोजीशन देखें हमें पता है, बट माइक्रोस्कोपिक के अंदर ना वेलोसिटी हम बता सकते हैं 100% करेक्ट। मैंने आपसे कहा था कि 100% कुछ नहीं होता, और उधर यहां पर भी होती भाई। अगर मैं वेलोसिटी फिक्स नाप के दे रहा हूं तो उसमें कुछ कमी है, वो कमी इतनी सी होती है। बट अगर आप माइक्रो में हम खुद ही इतना सा निकालते हैं, फिर उतनी सी कमी तो हम पता नहीं चल सकता कि वेलोसिटी क्या है उसकी। मतलब कहने का मतलब ये। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन दिया, ठीक है, एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन दिया दुनिया को फंसा करके।
उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू h बाय 4 एक एक्सप्रेशन दिया जिसको आप डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स की जगह भी यूज कर सकते हैं। तो बस ये चीजें थी, थोड़ी थोड़ी सी फॉर्मूले थे। ठीक है, अब से आपको फॉर्मूले नहीं पढ़ने, अब मजाक होगा बस। ठीक है, अब आप सबके साथ मजाक होगा। वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, स्क्रोडिंगर साहब ने दिया, क्या क्या बातें ध्यान रखी। डी बॉर्जली का इक्वेशन ध्यान रखा। उन्होंने कहा था कि वेव भी हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन क्या समझ रहे थे, एक वेव है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो उन्होंने ये वेव पर दिया कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव वर्क कर रहा है, और ये मॉडर्न मॉडल है। इसके आगे और कोई मॉडल अभी तक नहीं आया। आई होप कि आप लोग दोगे इसके आगे का मॉडल। ठीक है, तो ये थे एरविन स्क्रोडिंगर साहब। 1926 में इन्होंने एक न्यू ब्रांच साइंस का बनाया जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स, जिसको आज पर हम बहुत उत्साह से पढ़ते हैं। ही गेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इक्वेशन थी उनकी, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई बाय एक्स, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई बाय वाई, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई बाय जेड प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर। पता है मेरे को, आपको नहीं आया। और इसके बगल में मल्टीप्लाई और है ई माइनस यू, और फिर ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें आगे की हैं। बीएससी बीटेक जब आप करोगे तब पढ़ाया जाएगा, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स से करोगे तो, वरना नहीं पढ़ाया जाएगा। इट इज ऑल्सो कैन बी स्टेटेड व्हेन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज। ठीक है, जब एनर्जी चेंज नहीं कर रहा तो भी इस तरीके से बताया जाता है, बट हमारे कोर्स में नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ साई, व्हाट इज द साई? साई इज अ वेव फंक्शन। ठीक है, साई त्रिशूल सा जो बनाया एक वेव फंक्शन होता है। ठीक है, वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन क्या होता है भैया? एम्पलीट्यूड फंक्शन होता है किसी भी चीज का। ठीक है, बस आप ये याद रखो, साई इज अ वेव फंक्शन, डजंट और कोई चीजें मत देखो। फिर हमसे बात करता है साई स्क्वायर क्या है। साई स्क्वायर एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, मतलब वो बताता है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की। मतलब ये बताएगा कि मैं इधर मिलूंगा, उधर नहीं मिलूंगा। समझ रहे हो ना, मैं इधर ज्यादा मिलूंगा। मतलब आप कहीं गए हो, है ना, आप कहीं गए हो तो आपका दोस्त आपको ढूंढता हुआ आ रहा है ना, आपका दोस्त आपको ढूंढता हुआ आ रहा है, और आप क्या कर रहे हो, आप चल रहे हो, है ना, टहलने गए हो, समझ लो टहलने गए हो। तो आप उससे कह दोगे कि यार मैं 10 मीटर दूर मिलूंगा, तो वहां पर आजा, मैं उससे 50 मीटर दूर नहीं मिलूंगा, वहां तक मैं नहीं चल सकता, मुझे पता है। उसी तरीके का इन्होंने कहा कि जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उस चीज की फाइंड होने की, उसे साई स्क्वायर कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल। अच्छा, नोड का एक फॉर्मूला होता है, याद कर लो, नोट कर लो, n-1। नोड का एक फॉर्मूला होता है n-1, यानी कि n जितना भी नंबर ऑफ सेल्स है उसमें से 1 माइनस कर दो तो नोड हमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 2s है, 2s के लिए 2 - 1 किया तो 1 बचा नोड, ये नोड है। नोड का मतलब क्या होता है दोस्त? नोड का मतलब क्या होता है? नोड एंटी नोड, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उस एरिया में कुछ चीज नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमारे एक यूनिवर्स में भी एक पूरा एक ऐसा एरिया है जहां पर कोई स्टार नहीं है, जहां पर कोई प्लेनेट नहीं है ना, जहां पर कुछ भी नहीं है ना। ऐसा ही एटम के अंदर भी होता है एक जगह जहां पर कुछ नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं कैरी करता। यू कैन अंडरस्टैंड इट इन हैवी टू स्मॉल वे, है ना। ओके, सो 1s ऑर्बिटल में तो कुछ नहीं है। 1s में क्या हो गया? 1 - 1 0, सही है। ये s ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला है n-1, ठीक है। s ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला है n-1, और s के लिए हमें पढ़ना है, ठीक है। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है जहां पर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब साई स्क्वायर, अभी जो आपको बताया था। ओके, ऑर्बिटल यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर आप पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर का पूरा एक वीडियो डिटेल्ड वीडियो एजुकेशनल आरवीएस चैनल पर अपलोडेड है, किसी दूसरे चैनल पर नहीं है, किसी दूसरे पर नहीं है। क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट यूज टू आइडेंटिफाई एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर क्या क्या होते हैं? क्वांटम नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो यूज किए जाते हैं एनर्जी और पोजीशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। ओके,
अब मेरी बात ये तो भाई तुम नॉर्मल बात हुई, अब मेरी बात सुन लो। क्वांटम नंबर क्या क्या फाइंड करते हैं? डिफरेंट साइज, सुनो, डिफरेंट साइज, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तीन चीज, डिफरेंट साइज, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, और चौथी चीज होती है डिफरेंट स्पिन। तो भाई चार तरीके के हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। यार जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसे डिनोट करते हैं एन से है, ठीक है, एन से डिनोट किया जाता है, ये बड़ा बादशाह बनना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, वो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बताया था मैंने, ये n-1 दैट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द नंबर ऑफ सेल, ठीक है। हाँ पता चल जाएगा, नो टेंशन, कोई दिक्कत मत लो, ठीक है। नंबर ऑफ सेल तो मैं बहुत अच्छी से बताऊंगा। अच्छा, एजीमुथल क्वांटम नंबर L होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M, स्पिन क्वांटम नंबर S। डोंट वरी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये डिफाइन करता है प्रिंसिपल सेल को, ठीक है, सेल को डिफाइन करता है। इट रिप्रेजेंट एंड डिटरमाइन द साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे करता है, हमारे पास n है 1 2 3 4, ठीक है, n है 1 2 3 4, ठीक है, लेटर है KLMN, ठीक है, लेटर है KLMN। अच्छा, K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, M के अंदर 18 आ सकते हैं, N के अंदर 32 आ सकते हैं। ये चीज आपको पता है आई होप, ठीक है। साइज देखो, K का बड़ा होगा L से नहीं होगा, K छोटा होगा L बड़ा होगा उससे, फिर L से बड़ा M होगा, M से बड़ा N होगा। समझ सकते हो, है ना, समझ सकते हो। यहाँ पर देखो मेरे पास ये K सेल है, K सेल सबसे छोटा दिख रहा है मेरे को, इतना सा। फिर मैं L की बात करूं, L इतना बड़ा, है ना। M की बात करूं, M इतना बड़ा, N इतना बड़ा। यहाँ पर भी देख सकते हो, K इतना, L इतना, M इतना, N इतना, मतलब इंक्रीज हो रहा है साइज के अंदर। यू कैन से इट इंक्रीज इन द साइज। बस यही बात करनी थी हमें, आज का वीडियो यहीं पर हम बंद नहीं करेंगे। अच्छा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसे हम सेकंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल्स टू h/2 पाई अंडर रूट में L ब्रैकेट L+1, याद रखोगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, h/2 पाई अंडर रूट L ब्रैकेट L+1। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है, बोर्ड लेवल का नहीं है। L कैन हैज वैल्यू 0 से n-1, याद रखो 0 से n-1। जैसे कि मेरे पास मान लो L सेल तक जा रहा है, सॉरी KL, हाँ KLM, ठीक है, L वाला सेल। तो L वाले सेल के लिए मेरे पास जो n है वो 2 है, तो 2 में से 1 गया तो बचा 1, तो ये जाएगा 0 से 1, 0,1, है ना, ये 2 हो गए एजीमुथल क्वांटम नंबर। नाउ यू कैन सी हियर इट डिफाइंस और डिटरमाइन द शेप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे, L बराबर 0 का मतलब S हो गया, L बराबर 0 का मतलब हो गया वो स्फेरिकल सेल हो गया, ठीक है, L बराबर 0 का मतलब स्फेरिकल सेल हो गया। इसे हम S सब सेल भी कहते हैं, ओके। L बराबर 1 का मतलब भैया L बराबर 1 ये डम्बल शेप, ठीक है, और L बराबर 2 का मतलब ये इस तरीके से डिंग डिंग जिंग जोंग जिंग जोंग, है ना, इस तरीके का। ये हो गया D शेप, ये हो गया P शेप, ओके। तो L बराबर 3 ये होता है। कैसे आएगा कंसिस्टेंसी, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है, बुक उठाना पड़ेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अच्छा इससे आपको क्या पता चल गया, शेप पता चल गया। मैंने क्या किया, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट साइज पता चल गया, डिफरेंट शेप पता चल गया, अब ओरिएंटेशन की बारी है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, 0 to n-1, ओके। नाउ केम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ओरिएंटेशन को, ठीक है। M may be lie between the plus L to minus L, ठीक है। मतलब अब आप एक चीज समझो यार मेरी, है ना, मुझे इसे समझाने के लिए आपको बड़े बोर्ड पर आना पड़ेगा, और मैं आपको यहाँ पर बस एक बेसिक जनरल लॉ आपको सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल सके कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरे पास क्या है, मान लो मैं ले रहा हूं L सेल, ठीक है, L के अंदर मेरे पास है 2, ठीक है, ये क्या है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। मेरे को एजीमुथल क्वांटम नंबर पता करने हैं, तो एजीमुथल आया मेरे पास 0 और 1, ठीक है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। फिर मैंने कहा 0 होता है S वाला ऑर्बिटल, है ना, और 1 होता है मेरे पास P वाला ऑर्बिटल,
हाँ, आप इन्हें ऑर्बिटल नाम दे सकते हो, एस पी डी एफ को आप ऑर्बिटल नाम दे सकते हो। ओके ओके, तो मेरे पास ये जो एस है, एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल के लिए अगर मेरे को अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करना है, बात सुनो मेरी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करना है, तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, इट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे किसी भी चीज से डिफाइन नहीं किया जाता। ओके ओके, पी, पी ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलो, पी ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलेगा भाई, मेरा भाई बोलेगा। पी ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पी ऑर्बिटल के लिए 1 दे रखा है आपको, वैल्यू 1 दे रखा है, तो मैंने बताया था -1, ठीक है, -1, 0 और 1। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। इधर अगर मैं के की सॉरी एल की जगह अगर मैं एम कर देता, एल की जगह अगर मैं एम कर देता तो ये हो जाता 3, फिर ये हो जाता 0 और 1 और कॉमा 2, और 2 से मेरे पास चला जाता डी, और डी के लिए मेरे पास बनता, बोलो, डी के लिए मेरे पास बनता -1 सॉरी -2 कॉमा -1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 2। तो ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 5 है, और ये कुछ भी नहीं है, मतलब एक कह सकते हो, 0 तो आ रहा है ना, 0 भी एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, 0 आ रहा है, 0 के लिए 1 हो गया, ठीक है। एस के लिए 1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पी के लिए 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एम के लिए सॉरी डी के लिए आई विल से इट इज अ डी, ठीक है, डी के लिए 5 और एफ के लिए भाई, भाई मुझे कहाँ छोड़ रहे हो, हाँ मुझे कहाँ छोड़ रहे हो, इनर ट्रांजिशनल नंबर आते हैं एफ ब्लॉक के अंदर, एफ के लिए आता है भैया 7, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये आ गया है ना, ओ दोबारा से आओ, है ना, ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये आपको दिखा रहा है किसके लिए, पी ऑर्बिटल के लिए, डबल शेप से इस तरीके से ओरिएंटेशन आपको पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है, ओरिएंटेशन हमें पता चल जाता है, आपको ये डबल डबल का भी दिखा दिया मैंने। ओके ओके डन। अच्छा, तो ये आपको ओरिएंटेशन याद नहीं रखना है, ये सारी चीज आपको 12th में रटाई जाएंगी, है ना, मेरे द्वारा ही। 2px 2py 2pz ये तो याद हो जाएगा आपको, पी के लिए तो 100% याद हो जाएगा। 2px 2py 2pz याद क्या रखना पड़ेगा, n बराबर 2 है, l बराबर 1 है, और m बराबर 0 है तो 2px होगा, m बराबर 1 है तो 2py होगा, m बराबर -1 है तो 2pz होगा। इस तरीके से रटाया जाएगा, इन दोनों चीज का ही रटाया जाएगा। तीसरा जो आपका इनर ट्रांजिशनल का एफ ब्लॉक है वो नहीं कराया जाएगा। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर के लिए भी आपको एक एंगुलर मोमेंटम डिफाइन है, लेकिन उसके हम पूछते नहीं है। एंगुलर मोमेंटम डिफाइन हम पूछते हैं एजीमुथल मैग्नेटिक सॉरी एंगुलर मोमेंटम, वो कितना होता है h/2 अंडर रूट l ब्रैकेट l+1। ओके, तो s की जो वैल्यू होती है वो +1/2 हो सकती है, -1/2 हो सकती है, +1/2 हो सकती है, -1/2 हो सकती है। यहाँ पर प्लस और माइनस आपको 100% लेने ही नहीं है कि आप प्लस ही लो एंटी क्लॉकवाइज के लिए, है ना, और उसके लिए माइनस ही लो। हाँ, बस एक कन्वेंशन चलता आ रहा है, प्लस लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो यहाँ पर ये तो पूरा पेज बिगड़ गया। हाँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अब वो प्रिंसिपल क्या होता है। अब वो एक जर्मन वर्ड है, बिल्डिंग अप, याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्त कि जो अफवो है ये एक जर्मन वर्ड है, जो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, ठीक है, डन हो गया। अफवो का मतलब बिल्डिंग अप होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से, इन सारे रूल्स में से कौन सा ऐसा रूल है जो कि साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, तो वो है अफवो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है, आपको एक आइडिया बताता है इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने जा रहा हूं मैं, वीडियो के लास्ट एंड पर आ चुका हूं, और अभी तक तो आई होप कि आपने लाइक ठोक दिया होगा और नीचे जाके रेड बटन को ब्लैक बना दिया होगा, है ना, सब्सक्राइब वाले बटन को। वैसे मुझे पता है कोई नहीं बनाएगा, फिर भी कहना पड़ता है। दिस प्रिंसिपल सेड दैट द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कैन अचीव इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। ये बस ये कहना चाहता है कि जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है वो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है वो सबसे पहले अचीव करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। हेलो, हाँ चल रहा है, हाँ आ जाओ दोबारा। ओके,
सो एक रूल होता है n+l रूल, ठीक है, n+l रूल होता है जिसमें हम एजिमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्लस कर देते हैं और हमें एक वैल्यू मिलता है, उससे हम पता करते हैं कि एनर्जी हमारी कम है या ज्यादा है, ठीक है। आप समझ सकते हो जैसे कि मेरे पास 1s है, 1s का मैंने 1 प्लस किया और s का मैंने 1 प्लस किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 1 आ गया, ठीक है। l, ये जो एक बात याद रखना भाई, ठीक है, एक बात याद रखना, ये जो मेरे पास l है ना, l मैं आगे रखता हूं, है ना, l में आगे रखता हूं प्रिंसिपल क्वांटम। ये जो l है ना, l को मैं पीछे रख रहा हूं, देखो s है, p, यहाँ पर s है, यहाँ पर p है, यहाँ पर d है, इस तरीके से आप समझ सकते हो यार, समझ सकते हो, खुद कर सकते हो इतना तो, है ना। s को मैं पीछे रख रहा हूँ, 1 को आगे रख रहा हूँ, 1 मेरा n हो गया, पीछे वाला l हो गया, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नहीं रख रहे, मैग्नेटिक नहीं रख रहे, हम दो यूज करेंगे भाई, दो यूज करेंगे, और पहला होगा उसमें से एजिमुथल और दूसरा होगा प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल जी, ठीक है। इन द सिमिलर n+l रूल द हाईएस्ट एनर्जी इज देयर वेयर द n इज ग्रेटर, जहां पर n बड़ा होगा वहां पर हाईएस्ट एनर्जी ज्यादा होगा, अगर सिमिलर है दोनों तो n+l। देखो यहाँ पर 3 है, 2p के लिए 3 है, यहाँ पर 3s के लिए 3 है, तो बोलो n किसका ज्यादा है, n 3 का ज्यादा है, तो इधर हाईएस्ट एनर्जी हो गया तो लोएस्ट हो गया। अब वो प्रिंसिपल क्या कहता है, लोएस्ट में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 3 और फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। समझने का वर्ड मैं आपको जो यहाँ पर कहना चाह रहा हूं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसमें आप कंफ्यूज होते हो ज्यादा, तो आज के बाद नहीं होगे, ठीक है। याद रख लो जो चीज मैं कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है, 1s है, सबसे पहले मैं यूज करूंगा 1s, उसके बाद यूज करता हूं मैं 2s, ठीक है, फिर उसके बाद मैं यूज करूंगा 2p, फिर उसके बाद मैं यूज करूंगा 3s, ठीक है, फिर उसके बाद मैं यूज करूंगा 1s 2s 2p 3s, सही है, 1s 2s 2p 3s सही चल रहा है। यहाँ पर एक और बार जाके देख लेते हैं, शायद कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया हमसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया। देखो 1s 2s 2p 3s सही चल रहे हैं, हम सही जा रहे हैं, 1s 2s 2p 3s सही जा रहे हैं, ओके। सो केम हियर, दोबारा से मेरे पास क्या है, 1s 2s 2p 3s, देखो 1s 2s 2p 3s। अब इसके बाद मैं क्या रखूंगा, देखो इसे मैं एस को कह लेता हूँ स्कूल, इसे मैं कह ले रहा हूँ पब्लिक स्कूल, फिर मैं रखूंगा पब्लिक स्कूल दोबारा से, तो पब्लिक स्कूल रखने पर मेरे पास यहाँ पर चाहिए 3p 4s। आई होप यू विल अंडरस्टैंड गाइस, 3p 4s, और आगे बढ़ाओगे, है ना, डी तक तो काम चल जाएगा। आपको मैं एक डी दे दे रहा हूं, जैसे यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ पर 4 आ गया आपका, सी यहाँ पर 4 आ गया, तो मेरे पास 4d आएगा, डी जो है वो 3 पर चालू होगा, मिस्टेक गाइस, डी जो है वो 3 पर चालू होगा, यहाँ पर आएगा 3d दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास 3p हो गया, 4p आना चाहिए, फिर उसके बाद आएगा दोस्त मेरे पास 4p आ गया, मेरे पास आएगा 5s, ओके। क्या है रूल, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ओके, बहुत बढ़िया रूल है। चलो तो अभी हाँ, आपका जो सवाल हो सकता है ये आज इस मीडियम में क्यों आए, उसका ये रीजन था यार, बार बार लिखने में मुझे भी टाइम लगता था और आपके सामने वीडियो भी नहीं ला पाता था, तो मेरे पास ये सारी चीजें लिखी पड़ी थी। आपको बताया ना मैंने कि एक प्लान चल रहा था, ऑनगोइंग प्लान था, ठीक है, उसे बताना तो नहीं चाहिए था मुझे। हंड का एक रूल होता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए, सीधा सीधा हलवा सा सवाल है ये, हंड जी का रूल, बस इतना याद रखो, जैसे कि ये 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल के अंदर मेरे को एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, स्पिन के ऊपर है ये रूल, ठीक है। तो पहले मैं सेम स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में भर दूंगा, पी के अंदर 3 होते हैं ना, एक एक स्पिन के
एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में भर दूंगा। 2p कह लो, 3p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, s के अंदर 1 ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल। ठीक है, हाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम इसे निकालते हैं। हाँ सही पहुंचे तुम। और d के अंदर हमारे पास 5, ठीक है, d के अंदर हमारे पास ये 5, ठीक है 5, d के अंदर हमारे पास होंगे 5 ऑर्बिटल। फिर उसके बाद हम f की बात करें तो 7 ऑर्बिटल, इसी तरीके से चलता है। ओके, सो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले सेम स्पिन वाले भरने हैं, फिर एंटी पैरेलल वाले भरने हैं। अब एंटी पैरेलल का क्वेश्चन ऐसा बनेगा यार, मैं तुम्हें यहां पर ही दिखाता हूं, यहां पर ही अच्छा आएगा कि मेरे पास p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल ऐसा बनेगा। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा मेरे को इधर एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो ऐसा भर दूंगा। अब इसके आगे मेरे को भरना है तो फिर मैं इधर भी भर सकता हूं। मैंने कहा सेम स्पिन को भरना, मैं इधर भर दूंगा। नहीं भरना, फिर मेरे को इधर भरना है, फिर मेरे को इधर भरना। देखो ये चॉइस है कि जो तुम पहला भर रहे हो वो इधर भी भर सकते हो, इधर भी भर सकते हो, इधर भी भर सकते हो, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। कन्वेंशन है कि आगे से भरेंगे। ठीक है, तो फिर इसके पीछे वाले से फिर मैं ऐसे भरना चालू करूंगा, फिर मैं ऐसे भरना चालू करूंगा। ये अपोजिट स्पिन दिखा रहा है, ठीक है, फिर मैं ऐसे भरना चालू करूंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट कि मेरे पास क्या था, पहले मैंने सेम स्पिन के भरे, फिर मैंने डिफरेंट स्पिन के एक एक करके भरे। मैं चाहता तो मैं इसे इसके अंदर भर सकता था, नहीं, जो जिसके अंदर मैंने पहले भरा उसी के अंदर फिर मैंने बाद में भरा। ठीक है, ओके, हंड का रूल क्लियर है। इसका भी एक पूरा वीडियो है 10 मिनट का, 15 मिनट का, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है हमारा, और आज हमने 1 घंटे में ये सारी चीजें कंप्लीट करी है। तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, ये चैप्टर बहुत बड़ा था। कम से कम 1 महीने के लेक्चर्स चलते हैं हर कोचिंग में, और आज हमने ये 1 घंटे में फुल प्रूफ विद एवरीथिंग हमने ये कंप्लीट किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है अब एलिमेंट्स का, और मैं आपको इस चीज को बहुत अच्छे से कराना चाहूंगा। तो दोबारा से मेरे भाई यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि ये चीज यही पॉसिबल है। तो भाई मैं इसको सारे को इरेज करूंगा और मैं कहूंगा मेरे को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। देखो ये टेढ़ा हो रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, मेरे को लैपटॉप टेढ़ा रखना पड़ेगा, फिर आप कहोगे फोटो टेढ़ा आ रहा। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर मेरे को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो सबसे पहले आता है 1s। एक बात जो मैं आपको बताना भूला कि हर एक ऑर्बिटल अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन भरना चाहता है। 2 इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल अपने पास भरना चाहता है, 2 से ज्यादा नहीं लेगा कोई भी। ठीक है, s के अंदर 2 आ जाएंगे, p के अंदर 8 आएंगे, s के अंदर 2 आएंगे, p के अंदर 8 आएंगे, और d के अंदर आपके आ जाएंगे, d के अंदर कितने आएंगे, 2 नहीं, p के अंदर 6 आएंगे, 8 नहीं आएंगे, p के अंदर 6 आएंगे। ठीक है, p के अंदर 6 आते हैं। ठीक है, और d के अंदर आते हैं आपके 10। जब हम 2 और 6 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, और बोलो जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर था, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगे। ठीक है, जो मेरे पास था एल सेल के एल वाला, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं, एल वाला, एल सेल जो था मेरे पास, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैंने गिने थे, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो एल के अंदर मेरे को पता था कि इसका जो नंबर है वो 2 है। ठीक है, एन, यार क्या कहते हैं उसे, एन ही कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हमारे पास 2 है। फिर मैंने इसके वो निकाले तो मेरे पास आता है 0,1। तो 0 से मेरा s रिप्रेजेंट हो रहा, 1 से मेरा p रिप्रेजेंट हो रहा। ठीक है, तो मैं s के मैक्सिमम देखूंगा 2, p के मैक्सिमम देखूंगा 6, तो मेरे पास आए 8। ये कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, और ये आप और भी किसी के साथ कर सकते हो। ठीक है, ये इनफैक्ट है, सॉरी, ये आप और भी किसी के साथ कर सकते हो। मेरे को हाइड्रोजन का बनाना है, तो हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले मेरे को भरना है 1s में। 1s के अंदर मैं 1 रखूंगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है सबसे पहले मेरे पास। फिर मेरे को हीलियम का भरना है दोस्त,
है ना। हाइड्रोजन का एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो मैंने 1 ऊपर लगा दिया। ठीक है, हीलियम का भरने के लिए मेरे को 1s का ऊपर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, लिथियम भरना है, लिथियम कैसे भरूंगा मैं, 1s के ऊपर 2 तो लगेगा ही, साथ में 2s के ऊपर 1 भी लग जाएगा। एक तरीके से आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का भी कंसेप्ट समझ सकते हैं कि एस ब्लॉक में क्यों आ रहा है, पी ब्लॉक में क्यों आ रहा है, जो कि अगला चैप्टर भी होने वाला है हमारा। तो अभी मैं सीधा एक सोडियम का भरता हूं और इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाता हूं। ठीक है गाइस, सोडियम का मेरे पास आएगा 1s2। देखो, भरने का मेथड आपको सिखा दूं, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए सोडियम के जो मेरे पास एटॉमिक नंबर है दैट इज 11। क्यों गलत कह रहा हूं मैं, नहीं कह रहा, सही है 11। तो मेरे पास मैं इस तरीके से देखूंगा, इसके अंदर मेरे पास 2 आ गए, फिर इसके बाद मैं आगे गया 2s2 में, 2s में गया तो 2s के अंदर मेरे को 2 भरने, तो 2s2 हो गया। फिर मैं गया 2p के अंदर, स्कूल पब्लिक स्कूल याद है कंसेप्ट, p के अंदर, तो p के अंदर मेरे को कितने भरने हैं, p के अंदर मेरे को कितने भरने हैं बोलो, p के अंदर कितने भर सकता मैं, p के अंदर 6 भर सकता मैं। कंसेप्ट पकड़ने लगे हो, p के अंदर मैं 6 भर सकता हूं, हाँ, तो मैं इधर भी 6 ही डालूंगा, हाँ, नहीं, आपने अभी तक कंसेप्ट नहीं पकड़ा। नहीं, मैं p के अंदर 2 ही भर सकता हूं, हाँ। अरे यार, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होती हैं, मेरे को ये बताओ, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है नहीं होती, उनमें से प्रत्येक ऑर्बिटल में मैं 2 भर सकता हूं। ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप ऐसा स्पिन लो, सेम स्पिन डालना है, मैं ऐसा डाल रहा। ठीक है, मैं इसके अंदर प्रत्येक में 2 भर सकता हूं, तो बोलो p के अंदर कितना मेरे पास आ गया, p के अंदर मेरे पास आ गया 6, तो मेरी कोई गलती नहीं थी, वो 6 ही आएगा। ठीक है, ओके। सो 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। आगे देखो, आगे देखोगे 3s में, और यहां पर आ जाएगा 3s1। अब इन सबको गिन लो, 6 2 8 और 2 10 और 1 11, सही है, हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब बड़े बड़े का भी भर सकते हो, कॉपर जिंक वगैरह वगैरह सब का भर सकते हो, बस दिल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, अब सब कुछ कर सकते हो, करने को तो हम कुछ भी कर दे सर, बट हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। अच्छा दोस्त, ये चीज समझ में आया, बिल्कुल 100% क्लियर है, तो आगे बढ़ो, वरना पीछे जाके एक और बार देखो। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बारे में अब मैं बात करूंगा तुम सभी से। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है हमारे उन एलिमेंट्स के अंदर जो कि 24 और 29, यानी समझ सकते हो, एक तरीके से मैं आपको उनका हिंट दे दूं, जो कि हमारे आप ये समझ सकते हो, जिनके लास्ट में मुझे 1 भरना हो, जिनके लास्ट में मुझे, यहां पर देखो, यहां पर आपको दिख रहा है, जिनके लास्ट में 4 आए, 3d4 आ जाए, और या फिर लास्ट में मेरे को 3d9 आ जाए, 3d4 आ जाए या फिर 3d9 आ जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके उसे कंप्लीट करेगा। क्यों करेगा, उसका भी रीजन है। देखो दोस्त यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये एक सिंपल सा एक्सेप्शन है इनऑर्गेनिक के अंदर एक्सेप्शन भरा है इनऑर्गेनिक के अंदर एक्सेप्शन बना है, याद रखो। क्रोमियम और कॉपर, इनका ही ज्यादातर पूछते हैं और यहीं पर गड़बड़ मारते हैं ठीक है, तो क्रोमियम का क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पर 4s2 आना चाहिए, बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके उधर चला जाएगा। याद रखो, अगर 3d के ऊपर 4 आता है तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके उधर भाग जाएगा, और अगर 3d के ऊपर 9 आता है तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके दोबारा से उधर भाग जाएगा, और किसी में चेंज नहीं आएगा। बस यही था एक एक्सेप्शन, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ये करना ना भूलें, ठीक है, लाइक करना ना भूलें भैया, लाइक, ठीक है, लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि होगा हमारा क्लासिफिकेशन वाला वीडियो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मॉलिक्यूलर जल्दी ही हम एक्सेलरेट बैच के अंदर इनऑर्गेनिक को बहुत जल्दी फ्लो कराएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे अगले में, बाय बाय, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच।